बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 19 ऐसे राइटिंग में ये पार्ट 5 है। आज हम बॉडी के ऊपर बात करेंगे, बॉडी ऑफ द ऐसे। इट्स वेरी सिंपल। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान जो भी ऐसे लिखा जाता है उसको बॉडी ऑफ द ऐसे बोलते हैं, और इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शामिल नहीं होते। यानी ऐसे का जो मेन पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन, वो बॉडी कहलाता है, एक्सक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये बहुत सारे पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होता है। ऐसे का लेंथी होना, शार्ट होना, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पैराग्राफ्स हैं बॉडी। 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25, 30। वो जितना के रिलेवेंट कंटेंट है उस हिसाब से बॉडी की लेंथ हो सकती है। इसकी पैराग्राफ्स की जो तादाद है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, और इसमें इसमें आपने आइडियाज, आर्गुमेंट्स, एग्जांपल्स, डेटा, कोटेशन, एक्सप्लेनेशन, इक्तबासात, रेफरेंसेस, सारा कुछ देना होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो आइडियाज, एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन हैं, ये आपने ऐसे के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में नहीं डालनी होती। ये तमाम एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, डेटा, कोटेशंस, डेफिनेशंस, ये आपने ऐसे के बॉडी में ही डालनी है। ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। शुरू में हम बात कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो ये वो पोर्शन है जो ऐसे को डेवलप करता है, ऐसे को एक्सप्लेन करता है, इलस्ट्रेट करता है। बॉडी पैराग्राफ की 3 क्वालिटीज आप याद रखें। हर बॉडी पैराग्राफ सेल्फ कंटेन्ड होगा, यानी उसमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। जो उसमें आइडिया दिया गया है उस आइडिया को डेवलप किया गया होगा और पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया होगा। अब मजीद उसमें किसी और चीज की गुंजाइश नहीं होती। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है। उसमें वो एक पूरा होल यूनिट है। बॉडी पैराग्राफ के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि उसमें हमेशा एक आइडिया होता है, और एक आइडिया प्रॉपरली डेवलप किया हुआ होता है 6 से 8 सेंटेंसेस में, या सेंटेंसेस वेरी भी कर सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, बट जनरली 6 से 8 सेंटेंसेस में एक एक जो बॉडी पैराग्राफ का साइज जो है वो मुनासिब है। ये हम बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ 6 से 8 सेंटेंसेस होती है, लेकिन ये आप 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। कोशिश करें ये 5 या 6 से कम ना हो, क्योंकि इतना आपको लग जाता है एक पैराग्राफ को डेवलप करने में, एक आइडिया को डेवलप करने में। एक पैराग्राफ में एक आइडिया होता है, और वो आइडिया जो होता है, जो सेंट्रल आइडिया होता है, वो पहले ही सेंटेंस में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। यानी आपने सस्पेंस नहीं रखना अपने पैराग्राफ में, शुरू में बात बता देनी है। बाकी आने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो उसको क्वालिफाई करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, डेवलप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो जो आइडिया होता है वो पहले सेंटेंस में दिया जाता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं, और टॉपिक सेंटेंस में ही कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द पैराग्राफ वो इसमें कंटेन होता है। सेकेंड सब सेंटेंस जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंस कहलाता है। अब सपोर्टिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए? जो दूसरा सेंटेंस है, अब बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि हमें ऐसे के शुरू में कोटेशन लिखनी चाहिए, एग्जांपल देनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। तो
वो जो ऐसे के अंदर कोटेशन डालनी है, रेफरेंसेस डालने हैं, वो आपको दूसरे सेंटेंस में डालनी है हर बॉडी पैराग्राफ के, रेलेवेंट जो भी है। तो ये जो दूसरा सेंटेंस हम देख रहे हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस, ये किस किस्म का हो सकता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर सेंटेंस 3, 4, 5, 6 जितने भी आप लिख रहे हैं उनको डेवलपर्स बोलते हैं। उसमें आप सपोर्टिंग सेंटेंस से आगे बढ़ते हुए या उसी को एक्सप्लेन करते हुए बात करते हैं। हालांकि और ये बात याद रखें कि वो तमाम बातें जो हैं वो सेंट्रल आइडिया से लिंक हो रही होती हैं, कनेक्टर्स लगा के आप बात कर रहे होते हैं, बात से बात निकाल के बात कर रहे होते हैं। जब टोटल 5 सेंटेंस हो जाते हैं तो फिर आपने छठा सेंटेंस लिखना होता है जो कि रीकैप करे वही बात जो आपने शुरू में की थी। यानी टॉपिक सेंटेंस को आपने रीकैप करना होता है, यानी कि जो बात आपने शुरू की वो बात आपने उसी के ऊपर ही बात को खत्म कर दिया कि वो जो मैंने शुरू में आइडिया दिया था वो अब एस्टेब्लिश्ड है। तो इससे क्या होता है, इस तरीका से आप एक तो जो सेंट्रल आइडिया है वो शुरू में भी डालते हैं, आखिर में भी थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका एम्फेसिस राइटली सेंट्रल आइडिया के ऊपर ही रहता है। यानी पैराग्राफ में हम ये बात कहते हैं कि जो सबसे जो मेन आइडिया है दैट शुड बी इन दी स्टार्ट एंड इन दी एंड, लेकिन एक इंटेलिजेंट तरीके से आपने उनको इनकारपोरेट करना है। फिर आपने ऐसे के अंदर कनेक्टर्स भी यूज करने हैं, ऐसा ना हो कि आप ये लगे कि कोई नई बात शुरू कर चुके हैं। टॉपिक सेंटेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हमने बात की कि ये टॉपिक सेंटेंस होता है हर बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस। इसको आप मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। बॉडी पैराग्राफ को ओपन करता है, पहला सेंटेंस होता है, यूनिक होता है। अच्छा, ये टॉपिक सेंटेंस किसी हर पैराग्राफ का अपना होता है, ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। मीन क्योंकि ये आइडिया होता है तो ये आइडिया ने एक ही पैराग्राफ में आना है, एक आइडिया 2 पैराग्राफ में नहीं होता। और इसमें कंट्रोलिंग आइडिया होता है, क्रक्स ऑफ द होल पैराग्राफ, और अदर सेंटेंसेस जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं, इसको इलस्ट्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने बात की शुरू में सपोर्टिंग सेंटेंस की, सपोर्टिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए ये बात आप याद रखनी है। सपोर्टिंग सेंटेंस जो है ये आपने हर बॉडी पैराग्राफ का दूसरा सेंटेंस लिखना है। कोई कोटेशन हो सकती है, सेइंग हो सकती है, मैक्सिम या प्रोवर्ब हो सकता है, डेटा हो सकता है, कोई इक्तबास हो सकता है, रेफरेंस, एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, कंपैरिजन, सर्वे, रिपोर्ट हो सकती है, किसी रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप सिंपली टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें, उसको डेवलप करना शुरू कर दें थ्रू योर आर्गूमेंट्स। यानी जरूरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक सेंटेंस में कोई ना कोई कोटेशन याद हो, कोई ना कोई आपको डेटा उसके बारे में अवेलेबल हो। अगर नहीं भी अवेलेबल तो डोंट वरी, आप टॉपिक सेंटेंस को अपने लॉजिकल जो थॉट्स किस हिसाब से आ रही हैं, अपनी सोच के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करके डेवलप कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो दरमियान में सेंटेंसेस लिखने हैं आपने, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा सेंटेंसेस जो आपने लिखने हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये टॉपिक सेंटेंस की सपोर्ट में होने चाहिए। ये दूसरे सेंटेंस के बाद, दूसरे सेंटेंस में तो आपने कोई ना कोई कोटेशन, कोई ना कोई इलस्ट्रेशन या कोई ना कोई रेफरेंस दे दिया। उसके बाद आपने, उसके बाद ये तो 3 सेंटेंसेस का मार्जिन होता है, 3 से 4 सेंटेंसेस का, जिसमें आपने टॉप टॉपिक सेंटेंस को ही एक्सप्लेन या डेवलप करना है। याद रखिएगा ये सेंटेंसेस रेलेवेंट होने चाहिए। जब 2-3 सेंटेंसेस आप ये वाले लिख लेते हैं जिनको हम डेवलपर्स बोलते हैं, इन सेंटेंसेस को डेवलपर्स कहते हैं, तो आप जब ओवरऑल 5 सेंटेंसेस लिख लेते हैं लेट्स से, उसमें टॉपिक सेंटेंस भी मिला के और
सपोर्टिंग सेंटेंस भी मिला के, तो फिर आप आखिरी जो छठा सेंटेंस लिखते हैं वो इस तरह का होना चाहिए। नहीं, वो रिकैप होता है। ये वही आपने शुरू वाला सेंटेंस एक नए अंदाज से रिपीट करना है, लेकिन अंदाज आपका कंक्लूडिंग होना चाहिए। जैसा कि ये जो ऐसे शुरू होगा, देयर फोर हैंस दस कंसिक्वेंटली इन शॉर्ट। और अगर आपको ये लगे कि ये हर पैराग्राफ में ये सेंटेंस रिपीट करने से थोड़ा एक बोरियत आ रही है, या बार बार ही मैं इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप इसको डुओ भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। इसको बस आप कभी कभी इसको अगर दे देते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आपने रिकैप कर लिया जो बात शुरू में की है, और उस पहली वाली बात को या टॉपिक सेंटेंस को नए अंदाज से आप अगर करते हैं, लेकिन इस अंदाज में करें कि हर दफा थोड़ा डिफरेंट अंदाज से इसको करना है। यानी ये फील ना हो कि आपने वही बात रिपीट की हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम आपने रिपीट नहीं करनी। आपने जो एक्सप्रेशन है उसका वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर देना है, डिफरेंट वे से वही बात करनी है। तो ये होता है रीकैप या लास्ट सेंटेंस। तो ये आखिरी सेंटेंस होता है, और जब ये बात आप कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब आपने अपने पैराग्राफ में ऐसी कोटेशन या फ्रेजेस यूज नहीं करनी जो कि ओवर यूज हो चुकी हों। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी कोटेशन या फ्रेजेस होते हैं जो बहुत ज्यादा आम हो चुके होते हैं, हर जबान ज़द आम होते हैं। तो आपने ऐसे फ्रेजेस से, ऐसी कोटेशन से इसलिए परहेज करना है कि उससे आपकी ओरिजिनलिटी या ये नहीं आपका वो एक्सप्रेस होता कि आपका कोई अपना आइडिया भी है। आप थोड़ा सा जो फॉर्मल किस्म के हैं, अ, जो इन हैं, लाइक इसमें आपने वो जो बहुत ज्यादा आप समझें कि मार्केट किस्म की कोटेशन हैं उनको यूज नहीं करना। ओवर यूज जो हो चुकी हों, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी हों, ओरिजिनल आइडियाज के साथ आप इसमें लिखेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। ये मैंने दो आपको दी हैं। एक एग्जाम्पल बॉडी पैराग्राफ की ये है। इसमें आप देखें पहला सेंटेंस, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। इसमें हम ये बात कह रहे हैं, ये अब टॉपिक सेंटेंस है जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 19% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। अब ये आपने ये बता के फिगर दिया है। सेकंड सेंटेंस क्या है? फिगर है, एक डेटा है कि 19% पाकिस्तान का जीडीपी इसी पे डिपेंड करता है, यही एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है। मोर देन 40% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। हमारी टोटल लेबर फोर्स का 40% जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अब ये देखेंगे, हमने एक और डेटा दे दिया, यानी आप एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा दफा भी डेटा दे सकते हैं, यानी दो से तीन डेटा भी, फिगर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीजें जो हैं वो, दोनों सेंटेंसेस आप समझ रहे हैं कि वो पहले सेंटेंस से रिलेट करते हैं। इन एडिशन टू दिस, अब ये मैंने लगाया है कनेक्टर, उसको एक नई चीज ऐड कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ये भी इसका बेनिफिट है पाकिस्तान इकानमी के लिए। लाइफ स्टॉक आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। लाइफ स्टॉक भी आपका यहाँ से आता है। यानी एग्रीकल्चर के हमारे इकानमी को जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो लिख रहा हूँ। अब मैंने ये सेंटेंसेस देख लें। वन, ये टॉपिक सेंटेंस था। ये दूसरा था जिसको हमने बोला, दूसरा सेंटेंस को सपोर्टिंग सेंटेंस कहा। फिर ये दो तीन सेंटेंसेस जो हैं ये डेवलपर्स आए, और आखिर में हमने हेंस एग्रीकल्चर कैन राइटली बी कॉल्ड एज द की सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ये जो आखिरी सेंटेंस है, ये मैंने पहले सेंटेंस को ही एक डिफरेंट अंदाज से एक्सप्लेन किया है। तो ये एक बॉडी पैराग्राफ मुकम्मल हो गया है। ये 6 सेंटेंसेस के ऊपर है।
अब आप इस बॉडी पैराग्राफ को देख सकते हैं, ये सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और ये इस शुरू में जो बात मैंने टॉपिक सेंटेंस की फॉर्म में की थी, आखिर में उसी को ही डेवलप कर दिया, उसी को प्रूव कर दिया है। ये एक और पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ, जो कि वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया के बारे में है। अब पहले सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि आइडिया क्या है। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया इज दैट इट कनेक्ट्स पीपल irrespective ऑफ geographical distances and boundaries। ये है टॉपिक सेंटेंस। An estimated 2.95 billion people were using social media worldwide in 2019. This number is projected to increase to almost 3.43 billion in 2023। अब ये दूसरा जो सेंटेंस है, an estimated 2.95 billion people, ये क्या है? ये अब सपोर्टिंग सेंटेंस है, पहली बात, पहले ही टॉपिक सेंटेंस का। तीसरा सेंटेंस भी उसी को एक एक्सटेंड कर रहा है कि ये नंबर जो है वो 2023 में 3.43 बिलियन तक जा सकती है। अब बाकी सेंटेंसेस उसी आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टेड एस्टिमेट फॉर द ईयर 2020, ऑलमोस्ट 49% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। Social media provides an easy, convenient, and cheaper source of communication owing to its usage on wider scale across the world. It has become the most popular source of connecting the people। आखिरी सेंटेंस में मैंने वही पहले वाली बात को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बयान कर दिया, और जो शुरू में आइडिया दिया फर्स्ट सेंटेंस में, टॉपिक सेंटेंस में, उनको बाकी सेंटेंसेस ने फैक्ट एंड फिगर के साथ प्रूव किया है। और जब आखिरी सेंटेंस मैंने लिखा तो उस टाइम तक ये बात जो मैंने शुरू में की वो इस्टेब्लिश हो गई और इसमें कोई डाउट नहीं रहा। तो ये कुछ आप एक्सरसाइजेज हैं, ये अपने घर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और ऐसे राइटिंग अभी सीख रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पहला तो आप इंट्रोड्यूस, अपने ऊपर एक पैराग्राफ लिखें। उसके बाद आप राइटिंग ए पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट हॉबी। आप अपने हर रोज एक ना एक बॉडी पैराग्राफ लिखना चाहिए। ये मैं आपको एक टिप दे दूं, हर रोज 1 से 2 बॉडी पैराग्राफ आप रूटीन में लिखें। और आप ऐसे राइटिंग के अलावा भी अपनी जो भी लिखते हैं वो उन तमाम, इवन ऑप्शनल में भी, लेट्स से करंट अफेयर है, आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने ज़्यादा लिखना होता है, उन तमाम को आप बॉडी पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें। उस तमाम डेटा को भी कोशिश करें कि आपका राइटिंग स्टाइल ही बॉडी पैराग्राफ के ऊपर बेस करे, क्योंकि ये सबसे फॉर्मल, सबसे इजी तरीका है लिखने का मेरे ख्याल में। विच स्पोर्ट यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, इसके ऊपर भी आप बॉडी पैराग्राफ लिखें, लेकिन कोशिश करें एक ही सब हॉबी के ऊपर आप, एक ही सपोर्ट के ऊपर आप लिखें, ताकि वो आपका एक ही सपोर्ट के ऊपर एक ही बॉडी पैराग्राफ बन जाए। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सिविल सर्विसेज, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं बॉडी पैराग्राफ। व्हाट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ, यानी ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप क्रिएटिव तौर पर लिखेंगे, खुद सोच के लिखेंगे। टेक फूड एज मेडिसिन सो दैट यू डोंट हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। व्हाई हॉबीज आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, ये इन हॉबीज की सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ में, उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस कैन प्रिवेंट डिजीजेस। Why is it recommended to give up to get up early? Prevention is better than cure. Dialogue is the best way to resolve conflicts। इस पे भी बॉडी पैराग्राफ लिख सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इनिशियली आप बॉडी पैराग्राफ
की प्रैक्टिस करेंगे। हर रोज 1 से 2 बॉडी पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर ये जो मैंने बताया है ये आपको याद नहीं रहेगा। तो बेस्ट वे टू रिमेंबर द थिंग इज कि आप उनको अपने इस्तेमाल में ले आएं, उनकी प्रैक्टिस करें। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन एडिक्शन, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। इसमें बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे तो आप एक हार्मफुल इफेक्ट के ऊपर लिखेंगे। लेट्स से अगर आपने 3 हार्मफुल इफेक्ट्स बताए हैं तो उनके ऊपर आप 3 बॉडी पैराग्राफ लिखें। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, हर बेनिफिट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। 1 पैराग्राफ फॉर ईच बेनिफिट। लेसन ऑफ द पास्ट विल हेल्प यू इन हैविंग ब्राइट फ्यूचर, इस पे लिखा जा सकता है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ की। ट्रांजिशनल पैराग्राफ जो हैं ये आप जब एक बात से दूसरी बात की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं उस टाइम ये यूज करते हैं। पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये होता क्या है। ये 1 से 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं, 1 to 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं। ये ऐसे पैराग्राफ्स के दरमियान में आते हैं जो डिफरेंट आइडियाज या आउटलाइन को एक्सप्लेन कर रहे हों। जो पहला आपका ट्रांजिशनल पैराग्राफ है वो आमतौर पर इंट्रो की बाद आता है, यानी पहले शुरू में जब लिखते हैं। ये बेसिकली बॉडी पैराग्राफ्स के दरमियान या शुरू में या आखिर में आते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर जब कोई टॉपिक नया चेंज होता है तो उनको ट्रांजिशन देने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बयान करते हैं कि इसके बाद अब क्या हम फॉलो कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इससे पहले क्या लिखा, उसके बाद क्या लिख रहे हैं। एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा ट्रांजिशनल पैराग्राफ भी हो सकते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे है। जैसा कि एक ऐसे आ गया, काजेज ऑफ पॉवर्टी एंड स्ट्रेटजीज टू एराडिकेट पॉवर्टी। अब आपने उस ऐसे में काजेज भी देनी है और स्ट्रेटजीज देनी है। तो पहले आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो के बाद साफ ज़रा आपने काजेज देनी थी तो आप लिखेंगे नाउ आई वुड थ्रो लाइट ऑन द काजेज ऑफ पॉवर्टी इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। अब आपने 5 या 6 काजेज दी हैं पॉवर्टी की, तो आप उन पे 5 बॉडी पैराग्राफ लिख लेंगे। अब जब आपने शिफ्ट करना है टू राइट स्ट्रेटजीज तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन पैराग्राफ आना चाहिए। तो वो आप ऐसा नहीं करेंगे कि फौरन ही स्ट्रेटजी शुरू कर देंगे। आप दरमियान में 2 लाइनें डालेंगे कि नाउ आई हैव डिस्कस्ड, एज आई हैव डिस्कस्ड causes of poverty, now I would throw light on the strategies which can be adopted to reduce poverty। तो ये जो दरमियान में आपने एक शिफ्ट लगाई है इसको ट्रांजिशनल पैराग्राफ कहते हैं। ये आखिर में इस तरह होता है, the causes of poverty have been explained in the preceding paragraphs, now I would suggest some strategies to eradicate poverty। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ। तो ये है बॉडी पैराग्राफ और ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखने का तरीका। इसको आप इन एक्सरसाइजेस को भी आप हर रोज अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं। और भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पास्ट पेपर से आप देख के करें, दे आर दी बेस्ट। और कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट। अपना ख्याल रखें।